जिसमें हम बात करेंगे हर कंपटीशन से जुड़े हुए सभी सब्जेक्टों के बारे में। इसमें दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचिंग से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम हैं, सी टेट, स्टेट टेट, उनमें आने वाले साइकोलॉजी नामक विषय की। दोस्तों साइकोलॉजी में तो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों मनोविज्ञान की उत्पत्ति अगर हम देखते हैं तो आत्मा के विज्ञान के रूप में देखते हैं। दोस्तों आत्मा के विज्ञान के रूप में इसकी उत्पत्ति देखते हैं। इसके जनक थे अरस्तु। इनका विषय था दर्शन शास्त्र। इसके जनक अरस्तु क्यों थे, क्यों उन्होंने बताया, तो उसको बताता हूँ। इसके जनक अरस्तु विषय दर्शन शास्त्र, और इसकी विषय वस्तु होती है आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। यानी कि हम दर्शन शास्त्र में आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, यानी काल्पनिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कल्पना करते हैं, और इसी के कारण हमने इसको अंतःकरण का विज्ञान भी कहा। दोस्तों अरस्तु का समर्थन किया प्लेटो ने, केलर ने, गैरेट ने। प्लेटो इनके गुरु थे और प्लेटो का भी विषय क्या था, यूनानी दार्शनिक थे, तो इनका भी विषय दर्शन शास्त्र था, इसलिए उन्होंने इनका समर्थन किया। केलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजी। इनकी पुस्तक है बुक। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु और जननी है दर्शन शास्त्र। दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने समर्थन किया अरस्तु का। उन्होंने साइकोलॉजी नामक जो शब्द है, जो है किस भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, इस शब्द को दो भागों में बांटा, साइकी और लॉगस में। साइकी का अर्थ इन्होंने आत्मा बताया और लॉगस का अर्थ हिंदी में अध्ययन बताया। तो दोस्तों साइकी और लॉगस जो शब्द है वो ग्रीक और यूनानी भाषा के। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। दोस्तों क्वेश्चन बनता है मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो वो है दर्शन शास्त्र। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो वो थी केलर ने, और इस पुस्तक में इन्होंने बताया जनक अरस्तु और जननी दर्शन शास्त्र है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का, और साइकी और लॉगस किस भाषा के शब्द है, तो वो है ग्रीक या यूनानी भाषा के। आगे बात करते हैं कि ऐसा क्या घटना हुई कि अभी हम इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में तो पढ़ते नहीं, अब हम इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया और आगे बढ़ गए। तो आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो सही मायने में अगर मैं बात करूं तो इसके ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर में दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, कब आया दर्शन शास्त्र, इसके बारे में सही मायने में तो पता ही नहीं किसी को, सही से आंकड़े किसी के पास नहीं है। लेकिन 16वीं सदी के एंड होते होते, तो 16वीं सदी में क्या हुआ, आत्मा के विज्ञान का अस्वीकारीकरण कर दिया गया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। दोस्तों इसका अस्वीकारीकरण या इसको नेग्लेक्ट क्यों किया गया, मुद्दा यहाँ पर है, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है विज्ञान, और अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान में जो प्रयोग होते हैं वो मूर्त वस्तुओं पर होते हैं। यानी कि विज्ञान प्रत्यक्ष को प्राथमिकता देता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है विज्ञान के लिए। विज्ञान काल्पनिक वस्तुओं पर कोई बात नहीं करता। तो अर्थात इसको मैं एक लाइन में बात करूं तो वो एक लाइन में बात खत्म होती है कि मूर्त नहीं, इसलिए इस पर प्रयोग संभव नहीं। यानी कि क्या था, इसको नेग्लेक्ट करने का कारण क्या था कि ये मूर्त नहीं है, आत्मा मूर्त नहीं है, और जब मूर्त नहीं है तो इस पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, और अगर इस पर प्रयोग नहीं किया जा सकता तो यह विज्ञान नहीं हो सकता, तो यह विज्ञान नहीं। इसलिए हमने इसको क्या किया, या यूं कहूं कि उस समय के दार्शनिक थे या साइकेटिस्ट थे या वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, और इसके बाद जन्म हुआ मन या मस्तिष्क के विज्ञान का। तो दोस्तों दूसरा विज्ञान जो जन्म लेता है उसका नाम है मन या मस्तिष्क का विज्ञान।
मन या मस्तिष्क इस विज्ञान के जनक थे पंपोलॉजी। पंपोलॉजी साहब जो मूल रूप से रहने वाले थे इटली के, इनका समर्थन किया जॉन लॉक, थॉमस रीड, और रिचेरी ने। दोस्तों इन्होंने अपने समर्थन में क्या किया, या यूं कहूं कि पंपोलॉजी साहब ने मन या मस्तिष्क के विज्ञान के बारे में क्या कहा। दोस्तों पंपोलॉजी साहब के अनुसार, या यूं कहूं कि इससे पहले थोड़ा सा लौटता हूं कि साइकोलॉजी यानी को मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का अर्थ ही होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को अगर मैं दो भागों में बांटूं तो वहां से निकलता है मन का विज्ञान। तो पंपोलॉजी साहब ने वही कहा कि जो मानव की इंद्रियां है वो ज्ञान को ले जाकर मस्तिष्क को दे देती हैं, और मस्तिष्क उसके बाद क्या करता है इसके बारे में बात करना भूल गए। यानी कि मन में उत्पन्न हुआ विचार ही क्या है, मनोविज्ञान, इनके हिसाब से ये था। और उस विचार के बारे में क्या करें इसके बारे में बताऊंगा कि इसको हमने नेग्लेक्ट क्यों किया। तो इनके अनुसार क्या था, और इसके लिए मस्तिष्क में विचार के उत्पन्न करने के लिए कौन वाहक है, मानव इंद्रिय, ऐसा इनका कहना। इन्होंने क्या किया, पंपोलॉजी साहब ने भी साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में बांटा। पंपोलॉजी साहब ने क्या किया, साइकोलॉजी नामक जो शब्द था दो भाग भाई, साइकी और लॉगस। दोस्तों अब जो अभी हम थोड़ी देर पहले गैरेट को देखे और गैरेट ने कहा कि साइकी का अर्थ आत्मा है, पंपोलॉजी साहब ने बस यहीं पे काम थोड़ा सा चेंज कर दिया अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। इन्होंने कहा भाई साइकी का अर्थ आत्मा नहीं होता, साइकी का अर्थ होता है मन या मस्तिष्क। इनके अनुसार साइकी का अर्थ क्या है, मन या मस्तिष्क। लॉगस का अर्थ मान लेते हैं कि अध्ययन करना ही है। तो उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए साइकोलॉजी को फिर से दो भागों में बांटा, साइकी और लॉगस, और अर्थ बताया साइकी का मन या मस्तिष्क। और अतः इन्होंने कहा कि इस आधार पर इन्होंने कहा कि भैया साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो है वो क्या है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। अब मुद्दा आता है कि भैया जब इन्होंने इस बात को कह दिया तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई, मनोविज्ञान को अगर मैं भागों में बांटूं तो वहां से निकल के आता है मन का विज्ञान, तो ऐसी क्या समस्या आ गई कि हमने इसको नेग्लेक्ट भी किया और आगे बढ़ गए। तो दोस्तों यहां से एक समस्या पैदा हुई, उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको नेग्लेक्ट क्यों किया। इन्होंने कहा कि मन का विज्ञान, मन में विचारों ने जन्म लिया, अब वो विचार क्या थे इसका पता कैसे लगाएंगे, उसके बारे में तो इन्होंने बात ही नहीं की। तो इसी आधार पर अगला विज्ञान आया जिसका नाम था चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान। और दूसरी बात, इन्होंने अपनी बात तो कह दी लेकिन कोई लैब तो बनाई नहीं, प्रयोग तो यहां भी नहीं हो रहे थे। मन में क्या सोचा, इस पर क्या प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, इसके बारे में बात करना भूल गए। तो अब जन्म हुआ तीसरा जो विज्ञान था, उसका नाम था चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान। इसको देने वाले व्यक्ति का नाम था विलियम वुंट। आपके किसी भी टीचिंग से संबंधित एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं, तो इसके जनक कौन है, विलियम वुंट। इन पर थोड़ी सी लंबी चर्चा करेंगे। विलियम वुंट मुख्य रूप से रहने वाले थे जर्मनी के। विलियम वुंट जर्मनी के थे और इसी कारण इन्हें जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पहली बात क्या, विलियम वुंट को जर्मनी में क्या माना जाता है, मनोविज्ञान का जनक। इनका समर्थन करने वाले
दोस्तों इनके समर्थन करता थे विलियम जेम्स। जो थे अमेरिका से, कहां से? यूएस से। अन्य समर्थन करता जेम्स सली, वाइव, बहुत सारी बुकों ने इसको लिखा वाइस। तो दोस्तों पहली बात कर लेता हूं कि आखिर में चेतना है क्या। तो चेतना के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो चेतना क्या होती है? तो दोस्तों जो चेतना है, चेतना ये समझ लीजिए कि आपने इस मार्कर को देखा और इस मार्कर को देखने के बाद आपके मन में जिन विचारों ने जन्म लिया वो विचार ही क्या है? चेतना। यानी किसी भी विषय वस्तु को देखकर, अगर मैं यहां लिखूं इसकी परिभाषा तो वो बनेगी किसी भी विषय वस्तु को देखकर मन या मस्तिष्क, देखो मस्तिष्क के आंतरिक भाग में देखकर मस्तिष्क के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले विचार। दोस्तों एक और शब्द आता है संज्ञान। चेतना और संज्ञान में क्या अंतर है? तो चेतना और संज्ञान में बड़ा छोटा सा अंतर है। संज्ञान के बारे में जीन पियाजे बाइगॉस की बहुत लंबी बात करते हैं, उसको हम पढ़ाएंगे संज्ञान और विकास में। तो दोस्तों चेतना और संज्ञान में बस इतना सा अंतर है कि आपने जब किसी वस्तु को देखा और देखने के बाद उसके बारे में एक विचार ने जन्म लिया, वो है चेतना। और जब उन्हीं विचारों का एक समुच्चय बन जाए, एक ग्रुप बन जाए, तो हो जाता है संज्ञान। तो विचारों का समुच्चय होता है संज्ञान और चेतना होती है पहला विचार। इसी तरह से एक और शब्द आता है स्कीमा। स्कीमा का अर्थ होता है कि जो विचारों का समुच्चय आपके पास बनाया है, कि जिस ज्ञान को आपने प्राप्त किया है उस ज्ञान का आप प्रयोग कर रहे हैं कभी फ्यूचर में, यानी कि छोटे छोटे पॉकेटों में आपके दिमाग में जो ज्ञान स्थिर हुआ है उसका आप प्रयोग आगे कर रहे हैं। तो वो छोटे छोटे पॉकेट क्या है? स्कीमा। उनका समुच्चय है स्कीमा। यानी कि बहुत सारे अलग अलग अनुभवों का, बहुत सारे अलग अलग अधिगमों का समुच्चय, वो क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। यानी कहूं कि बहुत सारे अलग अलग संज्ञानों का समुच्चय क्या हो जाएगा? स्कीमा हो जाएगा। यानी कि बड़ी आसान सी बात है। चेतना क्या है? एक विचार, विचारों का समुच्चय संज्ञान, संज्ञानों का समुच्चय स्कीमा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आगे और लंबी चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि एक समस्या चल रही थी बड़ी लंबी। वो समस्या ये थी कि भैया कोई लैब बनी है, प्रयोग कैसे करें। तो विलियम वुंट साहब ने क्या किया? उस समस्या का समाधान कर दिया और चेतना पर प्रयोग करने के लिए मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोल दी। तो विलियम वुंट साहब ने क्या किया? इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का गठन किया। जो खोली गई 1879। विलियम वुंट साहब कहां के रहने वाले हैं? जर्मनी के। तो उन्होंने जर्मनी में ही खोली और जर्मनी में जो जगह थी वो जगह थी लिप्जिंग नगर। कहां पर खोली? अगर और करीब जाऊं तो लिप्जिंग नगर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में खोली। अगर और करीब जाया जाए तो कहां पर खोली? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। कहां पर खोली? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। अगर यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि इस विश्वविद्यालय को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो वर्तमान नाम इसका जो है वो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय।
तो दोस्तों विलियम वुंट साहब ने लिप्जिंग नगर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोल दी, प्रयोगशाला का गठन कर दिया, सब काम कर दिया। अब बात आती है भैया लैब तो खुल गई है, क्या आगे चर्चा करेंगे। ऊपर से मिटा देता हूं मैं आपके। कार्ल मार्क्स लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अब दोस्तों यहाँ पे एक मुद्दा आता है, एक समस्या बात आती है कि भैया लैब तो आपने खोल दी, उसमें प्रयोग कैसे करेंगे, उसका कोई मेथड है? तो उन्होंने एक मेथड दिया जिसको हम बोलते हैं इनसाइड मेथड, अंतर्दृष्टि विधि। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो चेतना पर अंतर्दृष्टि विधि का गठन किया। याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं अंतर्दृष्टि विधि, अंतर्दृष्टि सिद्धांत नहीं। डाउट रहता है, याद रखिएगा। इनसाइड मेथड को देने वाले व्यक्ति का नाम है विलियम वुंट और इनसाइड थ्योरी देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कॉलर। जिनका समर्थन किया कॉफका ने गेस्टाल्टवादियों में, हम इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों अंतर्दृष्टि विधि का गठन किसने किया? विलियम वुंट ने। अब यहां से एक बात आती है और बड़ा डाउट रहता है इस क्वेश्चन में कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन? बहुत सारी किताब कहती हैं विलियम जेम्स, बहुत सारी किताब कहती हैं विलियम वुंट, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर है विलियम वुंट। क्यों? क्योंकि विलियम वुंट ने प्रयोगशाला बनाई, विलियम वुंट ने अंतर्दृष्टि विधि का गठन किया। जब इतने सारे काम किए तो इनके इन सब प्रयासों के कारण वो समय आ गया जब हम साइकोलॉजी को इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट में पढ़ने लग गए। यानी कि 1880 तक, इस सन तक साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ा जाता था। तो 1880 में विलियम वुंट के प्रयासों से मनोविज्ञान क्या बन गई? एक स्वतंत्र सब्जेक्ट, स्वतंत्र विषय का दर्जा। जब विलियम वुंट ने इतना सारा काम किया मनोविज्ञान के लिए, इसी कारण मनोविज्ञान के आधुनिक जनक माना गया किसको? विलियम वुंट को। तो ये कौन है? आधुनिक जनक है। दोस्तों याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी और स्टेट एनसीईआरटी आधुनिक जनक किसको मानती है? विलियम वुंट को मानती है। विलियम जेम्स इसका सही आंसर नहीं है। अब मुद्दा आता है कि भैया अभी तक बात कर रहे थे कि विज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर प्रयोग नहीं हो रहे। विलियम वुंट साहब ने कहा कि भैया प्रयोग भी हो रहा है, प्रयोगशाला भी है और प्रयोग करने की विधि भी है। अब क्या समस्या आ गई? हमने इसको चेतना का विज्ञान क्यों नहीं माना, हम व्यवहार के विज्ञान तक क्यों पहुंचे? तो इसके बारे में और चर्चा करते हैं। दोस्तों मानव शरीर जो है, जो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क दो तरीके से कार्य करता है, एक आंतरिक और एक बाह्य, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी मैंने आपको बताया, या विलियम वुंट ने आप बताया कि चेतना क्या है? मस्तिष्क के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाला विचार। आपने कुछ देखा और उसको देखकर आपके मस्तिष्क के आंतरिक भाग में विचार ने जन्म लिया, वो क्या है? चेतना। अब वो विचार क्या था, इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता लगाने के लिए भी कुछ मेथड होना चाहिए। तो जो आंतरिक है वो क्या थी? चेतना। और जो बाह्य है वो क्या है? व्यवहार है। इसकी बात करना विलियम वुंट साहब शायद भूल गए उस वक्त, इसलिए उन्होंने इसकी बात नहीं की। और यही एक कारण था कि विलियम वुंट से भी हम थोड़ा आगे आ गए और जन्म हुआ व्यवहार के विज्ञान का, जिसे हम वर्तमान में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान के जनक हैं वॉटसन, जे.वी. वॉटसन, जे.डब्ल्यू. वॉटसन कहते हैं उन्हें, बहुत सारे नाम दिए गए, यानी कि उनका पूरा नाम है जॉन ब्रॉडस वॉटसन। इसके जनक कौन है? जे.वी.
वॉटसन साहब। दोस्तों इनका समर्थन किया, समर्थन करता पाब्लो थॉर्नडाइक, मैकडूगल, वुडवर्थ, जितने भी व्यवहारवादी हैं वो सब किसका समर्थन कर रहे हैं? जेबी वॉटसन का कर रहे हैं। और व्यवहारवादियों को बड़े लंबे लेवल पर जाके पढ़ेंगे, इनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे बहुत डेस्क्रिप्टिव लेवल में, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है जो बना कि भैया वर्तमान मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? वर्तमान के मनोविज्ञान में हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवहार का। तो बात आती है किसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं? ऑप्शन है मानव का, पशु का, पक्षी का या इन सभी का। अगला ऑप्शन है चौथा कि सभी का। तो दोस्तों यहां पर जो व्यवहार का अध्ययन है वो अध्ययन है मानव, पशु, पक्षी, इन सभी के व्यवहार का अध्ययन हम कहां करते हैं? वर्तमान मनोविज्ञान में। थॉर्नडाइक साहब ने बहुत काम किया इसमें। पशु पक्षियों पर प्रयोग करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशु पक्षियों पर प्रयोग किया। तो दोस्तों इसके बारे में आगे बात करेंगे, इनकी एसआर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, इन सबकी थ्योरियों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी आज हमने देखा ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, तो इसमें हमने जाना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब शेयर करें और खुद सब्सक्राइब करें और लोगों से दोस्तों से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।